हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटाइजेशन के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था ना पोलराइजेशन, कि अगर हम एक तरफ प्लस चार्ज रखते थे तो दूसरी तरफ न्यूट्रल चीज पर अपने आप एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस चार्जिंग बाय इंडक्शन आ जाता था, है ना। सिमिलरली हम आज पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटाइजेशन। देखो क्या है कि मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट, है ना। इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं रख दूं इसको, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्जी बात है लेकिन 1 टेस्ला बताऊंगा मैं, जो कि बहुत बड़ा होता है। तो मान लो कि इसका फील्ड 1 टेस्ला था इनिशियली, जब हमने इसको फ्री स्पेस में रखा था। इनिशियल फील्ड कितना? 1 टेस्ला। अब मैंने इसको 2 टेस्ला वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। अब जो इसका फील्ड है वो थोड़ा सा बढ़ गया होगा, हो सकता है वो 1.5 टेस्ला हो गया हो, 3 टेस्ला हो गया हो, 5 टेस्ला हो गया हो, है ना। तो इसका फील्ड थोड़ा सा, या कह लो वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और यही क्या प्रोसेस है, यही कहलाती है मैग्नेटाइजेशन। इसको डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास इस तरह से बार मैग्नेट है, इसका खुद का कुछ मैग्नेटिक फील्ड था पहले से, है ना। अब ये एक्सटर्नल फील्ड है, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब इस बार मैग्नेट को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तब देखते हैं कि क्या होगा, है ना। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, तो हम देखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखने से हमें कुछ इस तरह के पैटर्न मिलते हैं। इस तरह का कुछ पैटर्न मिलता है, ठीक। तो यहां आप क्या देख रहे हो कि मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन है वो क्या हो गई है, और क्लोज हो गई है। और हमने पढ़ा है क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर और क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले तो ऐसे था ना, यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस। अब देखो यहां पर जो फील्ड लाइंस हैं यहां पर क्या हो गई हैं, और ज्यादा क्लोज हो गई हैं। तो हम इससे देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया और बढ़ गया। इस प्रोसेस का क्या नाम है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक। मतलब क्या हुआ कि किसी हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उससे क्या होता है कि जो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस था उसके अंदर और फील्ड बढ़ जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है या बढ़ जाता है। इस प्रोसेस का क्या नाम है, मैग्नेटाइजेशन। इसके आप बाहर देखोगे तो फील्ड कम हो जाएगा, है ना, आसपास देखोगे तो। लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर आप देखोगे तो फील्ड बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, उसको आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। अभी कोई मैग्नेट नहीं रखा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम बोल रहे हैं कि बी नॉट है ना। और ये इतने वॉल्यूम में फैला हुआ है, वी वॉल्यूम में। टोटल वॉल्यूम कितना है, वी, है ना। ये वी वॉल्यूम में स्पेस में से फैला हुआ है, ठीक। अच्छा, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी नॉट है, ठीक। तो बच्चों एक टर्म होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा या मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना। भाई जब भी कहीं मैग्नेटिक फील्ड बना है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने पता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल नाम की कोई चीज नहीं होती, डायपोल ही होते हैं। तो डायपोल होते हैं तो डायपोल मोमेंट भी होगा। तो फर्ज करो कि इसका डायपोल मोमेंट स्मॉल m है ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये v वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसको हम h से लिखते हैं। ये क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इज दैट क्लियर। अब देखो इसको अगर आप एक सोलेनॉइड कंसीडर करो, मान लो कि जो फील्ड बना हुआ है ये सोलेनॉइड की वजह से बना हुआ है। ऐसा सोलेनॉइड जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर है। ये सोलेनॉइड की वजह से बना है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा सोचो। और जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो कितना फील्ड होगा, सोचो, म्यू नॉट NI। याद आ गया ना। अगर ये सपोज करो जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ये बी नॉट है ना, ये किसकी वजह से बना है, सोलेनॉइड की वजह से बना है, क्योंकि उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा अच्छे से, लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से बना है। और उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है। तो हमें पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। क्लियर ना। अब इसको ध्यान से जरा उस बात को समझना, ठीक। अब बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होती है, NIA, याद है ना, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I इंटू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। एनी प्रॉब्लम। भाई सपोज कोई ऐसा सोलेनॉइड है पूरा, है ना, ये सोलेनॉइड है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है और इसकी जो लेंथ है वो L है। इज दैट क्लियर।
तो हमें बताओ कि वॉल्यूम क्या होगा सर, एरिया इंटू लेंथ, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, NIA, वो तो हमने पढ़ रखा है। अब देखो A से कटा A और N/L नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो स्मॉल n होता है, और इंटू I, तो एक्चुअल में जो क्वांटिटी है NI के बराबर है ना। जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो ये है NI। इज दैट क्लियर? इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो भी मैग्नेटाइज कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड। यहां पर हमने सोलेनॉइड का एग्जांपल ले लिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और NI से इसको हम टर्मिनोलॉजी समझ सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी कि यहाँ सोलेनॉइड रखा हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, बार मैग्नेट रखा हो तो फिर I की टर्म में तो नहीं बताओगे फील्ड को, फिर कैसे बताओगे? बार मैग्नेट अगर रखा हो तो B0 इज टू म्यू नॉट, और NI की जगह क्या लिख दोगे, H। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है यहां से आप निकाल सकते हो, NIA, N की तो कुछ नहीं होती, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इस तरह से निकालो, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या हुई, एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। तो ये एक जो क्वांटिटी है ये क्या कहलाती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलिए अब देखते हैं आगे कुछ और टर्म्स। तो हमने एक चीज पढ़ी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, तो हमें आंसर मिला कि मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, किसका, जो एक्सटर्नल फील्ड है ना। और हम एक्सटर्नल फील्ड को मैग्नेटिक इंटेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं, B0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट, जो कि हमें पता है परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम होती है, इनटू H, है ना। अब भाई हर जगह करंट थोड़ी फ्लो होगा, बार मैग्नेट पे कैसे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस तरह से लिख देंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी की टर्म में। क्लियर? अब एक होती है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, एक क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ठीक, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो मैग्नेटाइजेशन में किसकी इंटेंसिटी है, डेफिनेशन वही है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डेफिनेशन वही है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बट कौन सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और कौन सा वॉल्यूम, देखो हमने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर किसी बार मैग्नेट को रखा है ना, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, तो उसमें पहले से अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, है ना भाई, एक बार मैग्नेट है उसका पहले से ही खुद का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। अब हमने क्या किया, उसको एक्सटर्नल फील्ड रख दिया, तो उससे क्या हुआ, उससे आंसर क्या मिला कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बढ़ गया, है ना। तो मान लो जो इसका टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो m नेट हो गया, है ना भाई, पहले से भी था इसमें, फिर हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो और बढ़ गया, फील्ड और बढ़ गया, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बढ़ गया। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो m है वो क्या है, टोटल डाइपोल मोमेंट, यानी कि m नेट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, इस मैग्नेटिक सब्सटेंस का जो हमने रखा है, ठीक है ना, इस मैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो इसको आप I से लिख देते हो, या कैपिटल M से भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, हम इसको I से लिखेंगे ना, M में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, तो मैग्नेटाइजेशन, आंसर बहुत सिंपल, इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ, किसका मैग्नेटाइजेशन हुआ, इस बार मैग्नेट का जिसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, जिसने मैग्नेटाइजेशन किया, किसने किया, एक्सटर्नल फील्ड ने। तो एक्सटर्नल फील्ड का डाइपोल मोमेंट अपॉन एक्सटर्नल फील्ड का वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है। इसी तरह से मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या हुई, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि फील्ड का, और इसका मिलाकर के अब कितना हो गया इसके अंदर, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको I से लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये टर्म आप दोनों याद रखेंगे, मैग्नेटिक जिसने मैग्नेटाइजेशन किया, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जिसका मैग्नेटाइजेशन हुआ, यानी कि जिसमें फील्ड बढ़ गया। इज दैट क्लियर? याद रखोगे। अच्छा, तो अब इसके अंदर के हम फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, फिर से देखो, BM, मान लो इसके अंदर BM फील्ड बन गया, उसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू I, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H, H किसके लिए, जिसने मैग्नेटाइजेशन किया, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड के लिए। BM क्या, जितना इसके अंदर फील्ड बना, नया बना, डेवलप हुआ, तो कितना डेवलप हुआ, म्यू नॉट इंटू I, I क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर? बोलिए, बोलो, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म आप ध्यान रखना। अब तीसरी टर्म एक और है, ससेप्टिबिलिटी। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, यहां भी है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको भी काई से लिखते हैं। ये क्या होती है, देखो इसको देखते हैं,
आई यानी कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। सही बात है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, है ना, कहां गई भाई हमारी प्यारी मैग्नेट, लाइक दिस, है ना, अगर मैं एक छोटा सा मैग्नेट ही लेता हूं, ठीक, इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कुछ होगी, डेवलप होगी, वो बाद में होगी। इसको मैंने इतने छोटे से मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसमें आई डेवलप हुई, एच में रखा, एच में रखा, आई डेवलप हुई। अब मैंने क्या किया, इसकी जगह ऐसा बड़ा मैग्नेट ले लिया, ऐसा बड़ा मैग्नेट ले लिया सपोज करो, तो क्या होगा, क्या अभी भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अंदर कि ज्यादा बनेगा? बोलो, ज्यादा बनेगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ज्यादा फील्ड बनेगा। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा छोटे वाले मैग्नेट में जिसको आपने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा, उसमें ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी डेवलप होगी। सिंपल सी बात है ना भाई, बड़े मैग्नेट के पास रखोगे छोटा सा मैग्नेट, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, छोटे मैग्नेट के पास रखोगे वही छोटा मैग्नेट, कम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बार मैग्नेट के अंदर या मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, जिसको आपने रखा है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। अब यहां से एक प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो आता है काई, ससेप्टिबिलिटी। दिस इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। मतलब क्या हुआ कि आपने आयरन रखा, तो आयरन कुछ अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? तो ससेप्टिबिलिटी इज हाउ अ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फील्ड। तो अगर यहां से इसको आप समझो तो ऐसे कह सकते हो I अपॉन H, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ अपॉन कितना था। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ह्यूज अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, यानी कि I की वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी H से, जैसे कि आयरन हो गया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। इससे हम ससेप्टिबिलिटी से पता लगाएंगे कि किस टाइप का मटेरियल है ना, जिसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। मतलब ये 1 टेस्ला का फील्ड बना हुआ है, इसमें मैंने आयरन रखा, तो आयरन में सपोज करो 1000 टेस्ला फील्ड डेवलप हो गया, है ना, 1 टेस्ला में रखने पर ही। अच्छा, उधर मैंने स्टील रखा, तो स्टील में मान लो 2000 टेस्ला डेवलप हो गया, क्लियर है। उधर मैंने कॉपर रखा, तो कॉपर में, या एल्यूमिनियम रखा, तो एल्यूमिनियम में सिर्फ 5 टेस्ला डेवलप हुआ। तो हम इसको कैसे बताएंगे कि कौन सा अच्छा ज्यादा मैग्नेटाइज होगा? तो आंसर क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। हम क्या बोलेंगे कि भैया स्टील की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद आयरन का नंबर, और सबसे कम है एल्यूमिनियम की, है ना। तो देखो सेम मैग्नेटिक फील्ड था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो 1 टेस्ला ही था ना, लेकिन ये मटेरियल अलग अलग थे, तो इनमें अलग अलग फील्ड डेवलप हुआ। और वो कौन सा नंबर है जो ये बताएगा कि किसमें ज्यादा फील्ड डेवलप होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है। तो ससेप्टिबिलिटी हमें ये बताती है कि सेम एक्सटर्नल फील्ड में किसी मटेरियल को रखने पर किसमें ज्यादा फील्ड डेवलप होगा। याद रखना, I प्रोपोर्शनल टू H, I इज इक्वल टू काई H। इज दैट क्लियर? ओके सर। आप देखो, हम एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहे हैं फिर से। कोई एक्सटर्नल फील्ड है B0, है ना, ये एक्सटर्नल फील्ड है इस तरह से B0। अब इसके अंदर हमने एक मैग्नेट को रख दिया, है ना, तो हमने देखा कि मैग्नेट के अंदर Bm फील्ड बन गया। ये है मैग्नेटिक का फील्ड Bm। तो अब बताओ टोटल फील्ड कितना बना, टोटल फील्ड कितना हो गया? तो आंसर इज वेरी सिंपल, B0 प्लस Bm। ठीक है ना, एक तो इसके अंदर जितना बना और एक एक्सटर्नल, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? B0 प्लस Bm। अच्छा, B0 की वैल्यू मैंने बताई मैग्नेटिक इंटेंसिटी की टर्म में, ऐसे इसकी बताई μ0 इंटू आई मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की टर्म में, और ये कितना हो गया? μ0 H प्लस μ0 I। और अभी हमने देखा I बराबर क्या आया था? काई H। तो इसकी वैल्यू रख दो, I की वैल्यू काई H। इज दैट क्लियर? तो μ0 कॉमन और H भी कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस काई इंटू H। ठीक है, और ये काई कहलाते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बताती है इसको ध्यान रखना कि जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, सेम एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, B इज इक्वल टू μ0 1 प्लस काई इंटू H। ये टोटल फील्ड हो गया। अब एक टर्म यहां पर आती है बच्चों, और बहुत सारी टर्म है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एक तो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम होती है, ये रही μ0, और एक इस मैग्नेटिक मटेरियल की कितनी परमिएबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये क्या है? ये होती है
टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी बाहर का यानी कि जो एक्सटर्नल था प्लस जिसमें जो इसमें बना टोटल एक्सटर्नल फील्ड अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। ये छोटी छोटी टर्म है, उनको आप याद रखेंगे। तो व्हाट इज मैग्नेटिक परमीएबिलिटी? टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल प्लस जिसमें बना यानी कि बी अपॉन मैग्नेटिक परमीएबिलिटी दैट इज कॉल्ड अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। तो यहां से देखो H को इधर ले जाओ तो हो जाएगा B अपॉन H, या यहां से H की वैल्यू रख दो, सिंपल रहेगा। तो यहां पर आप H की वैल्यू रख सकते हैं या B की वैल्यू, कुछ भी यार जो मन करे। यहां से मैं निकालता हूं B बराबर कितना हो गया? म्यू H, ठीक है। B बराबर कितना हो गया? म्यू H। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो, B की जगह रख दो म्यू H इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू H। H से H कैंसिल, तो म्यू कितना हो गया? म्यू नॉट 1 प्लस काई, है ना। म्यू नॉट क्या है? परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, काई है ससेप्टिबिलिटी, और म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। वो मैग्नेटिक सब्सटेंस स्टील, आयरन, कॉपर है ना, उसकी परमीएबिलिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। क्लियर है? तो ये पूछा जा सकता है आपसे, इनमें रिलेशन पूछा जा सकता है। अब एक और फाइनल टर्म है जो यहीं से आ जाएगी, उसको आप बोलते हैं रिलेटिव परमीएबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमीएबिलिटी। व्हाट इज रिलेटिव परमीएबिलिटी? रिलेटिव वर्ड तो आपको याद ही होगा यार, है ना। मैग्नेटिक परमीएबिलिटी अपॉन परमीएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमीएबिलिटी। मैग्नेटिक परमीएबिलिटी यानी कि इस मैग्नेटिक सब्सटेंस की कितनी परमीएबिलिटी है अपॉन परमीएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। तो यहां से देखो आएगा वो रिलेशन, तो हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, वेयर म्यू आर इज रिलेटिव परमीएबिलिटी, म्यू इज मैग्नेटिक परमीएबिलिटी एंड म्यू नॉट इज द परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हो, देखो वैल्यू रखो वहां म्यू की, तो ये हो गई म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई इंटू म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, और रिलेटिव परमीएबिलिटी की एक और वैल्यू आ गई ससेप्टिबिलिटी की टर्म में, दैट इज 1 प्लस काई, CHI काई, ठीक है। तो 1 प्लस काई ये क्या होती है? रिलेटिव परमीएबिलिटी। तो ये सारे रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, तो उसमें बहुत ही काम आएगी चीजें। ये सारी बातें समझ में आ गई आपको? रिलेटिव परमीएबिलिटी, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, टोटल फील्ड, है ना, सब कुछ समझ में आया ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर रिलेटिव परमीएबिलिटी दे रखी हो तो हम उसको मैग्नेटिक फील्ड को, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी? म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू H, ये आई थी ना। और अभी हमने देखा कि म्यू नॉट तो ठीक है, ये क्या होता है? म्यू आर, रिलेटिव परमीएबिलिटी। तो आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये जो सारी टर्म मैंने आज पढ़ाई, छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आए तो उसको बार बार रिवाइज करो, है ना। बुक से भी चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बुक में थोड़ा गंदा सा दिया हुआ है सारे लगभग। तो ये हम इसको इस तरह से समझ लेना था। ओके बच्चों, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के साथ। सी यू।